नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत उप विषय प्राचीन भारत में जीवन और कर्म का अध्ययन करेंगे। देखिए, बुद्ध के समय से पहले के वृत्तांत हमें जातक कथाएं, ये बुद्ध के जन्म से पूर्व की कथाएं हैं बेटा, इनमें मिलते हैं। और इन जातक कथाओं का वर्तमान रूप बुद्ध के कुछ समय बाद का है, मतलब इनको लिपिबद्ध उस समय किया गया होगा और वर्तमान रूप दिया गया होगा। इस समय उस समय का वर्णन है जब दो प्रधान जातियों द्रविड़ और आर्यों का अंतिम रूप से मेल हो रहा था। कहा जा सकता है कि जातक पुरोहित और ब्राह्मण परंपरा और क्षत्रिय या शासक परंपरा के विरोध में लोक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ग्राम सभाएं इस समय तक लगभग स्वतंत्र थीं और मुख्य आमदनी का जरिया उनका लगान था। माना जाता है कि जमीन पर लगाया जाने वाला कर उत्पादन में राजा का हिस्सा है। भुगतान हमेशा ही नहीं पर अक्सर गल्ले या पैदावार की शक्ल में, मतलब पैसे नहीं अपितु उपज जो भी होती थी उसकी शक्ल में होता था। और कहीं कि इस तरह से जो गांव थे वो 10-10 और 100-100 के समूह में बटे हुए थे। और जातकों के वर्णनों में खास तरह का विकास भी हमने देखा कि उभर कर सामने आता है। दस्तकार से जुड़े हुए लोगों की अलग बस्तियां हम देखते हैं, गाँव की स्थापना है ना, गाँव में अलग अलग वर्ग जैसे बढ़ई है, लोहार है ना, पेशे के लोगों के गाँव हैं। ये खास पेशेवर लोगों के गांव आमतौर पर शहर के पास बसे होते थे और शहर में उनके विशेष उत्पादों की खपत हो जाती थी। तो इस तरह से हम जातकों में देखते हैं। फिर जातकों में सौदागरों की समुद्री यात्राओं का वर्णन भी हमें मिलता है। सूखे रास्तों से जैसे रेगिस्तान को पार करके पश्चिम बंदरगाह, उत्तर में गांधार, मध्य एशिया तक कारवां जाया करते थे। भड़ोच से जहाज जो है, भड़ोच मतलब गुजरात से जहाज जो थे वो बेबीलोन के लिए फारस की खाड़ी को जाया करते थे। नदियों के रास्ते भी बहुत यातायात था ना, बड़े बड़े बेड़े जो है बनारस, घट, पटना, चंपा दूसरे स्थानों से समुद्र की ओर जाते थे और वहाँ से दक्षिणी बंदरगाहों लंका के मलय टापू तक। ये देखिए, पूरा वर्णन आपको दिया भी गया है इसमें। भारत में लिखने की प्रथा बहुत पुरानी है। पाषाण युग में मिट्टी के पुराने बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि के अक्षर मिले हैं। देखिए कहाँ मिल रहे हैं, पुराने बर्तनों पर। और हमने पढ़ा भी कि मोहनजोदड़ो में जो विभिन्न बर्तन हैं उन पर भी हमें लेख मिले हैं, लेकिन लिपि पढ़ी नहीं जा सकने के कारण हमें स्पष्ट रूप से कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है। अशोक के कुछ लेख हमने देखा कि ब्राह्मी लिपि में है और उत्तर पश्चिम में मिलने वाले कुछ लेख खरोष्टी लिपि में भी हैं। कि देखिए, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि में भी हमें लेख मिलते हैं। ये ब्राह्मी लिपि में और खरोष्टी में भी लेख मिलते हैं। ईसा पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी में पाणिनि ने संस्कृत भाषा में अपने प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की। आप इसको अधोरेखांकित भी कीजिए और अपने पहले व्याकरणों का भी उसमें उल्लेख किया। संस्कृत का रूप इस समय तक हम मान सकते हैं कि स्थिर हो चुका है और विकासशील साहित्य की ये भाषा बन चुकी थी, मतलब पाणिनि तक आते आते। और पाणिनि का व्याकरण जो है आधिकारिक रूप से प्रामाणिक भी माना जाता है। बाद के व्याकरणों में कुछ जोड़ा भी है, उसकी व्याख्या भी है, लेकिन पाणिनि ने यूनानी लिपि का भी इसमें उल्लेख किया है। तो इस तरह से औषध विज्ञान की पाठ्य पुस्तक